साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा जो है जल से जुड़ा हुआ है, वाटर से। और जैसा कि बराबर हम कहते और सुनते आए हैं कि जल है तो कल है। इससे हम सहज ही जल की महत्ता या कहें कि इसकी उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज जल संकट की समस्या जो है वह न केवल भारत में बल्कि विश्व भी इस संकट से, जल संकट से परेशान है। इसलिए यह वीडियो मैंने जल संकट और उसके समाधान के बारे में तैयार किया है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और जो भी सामग्री मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं वह लाभप्रद और सूचनाप्रद होती है, इसलिए यदि उसे शेयर करें तो यह भी मेरा अनुरोध है। और अब मैं आता हूं अपने मुख्य मुद्दे पर। तो साथियों, जैसा कि ऊपर मैंने उल्लेख किया कि जल संकट जो है एक वैश्विक समस्या है। इसलिए पानी के महत्व को समझाने और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और पहली बार विश्व जल दिवस जो था 1993 में मनाया गया था। विश्व जल दिवस का अगर हम मुख्य उद्देश्य देखें तो इसका जो फोकस है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG 6 की उपलब्धि का यह समर्थन करता है। यानी जो सतत विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके पॉइंट 6 का जो है उस पर जल के बारे में उल्लेख है। और 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करना है उस SDG में। यहाँ गौर करने योग्य है कि वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षित स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथियों, इस बार विश्व जल दिवस का जो थीम थी 2024 की, वह शांति के लिए जल का लाभ उठाना, यानी लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस था। और जैसा हम जानते हैं कि धरती का लगभग 3/4 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। लेकिन इसमें से 97% पानी जो खारा है और जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा अगर हम देखें तो सिर्फ 3% है, और इसमें भी 2% पानी जो है ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में अगर हम देखें तो मात्र 1% जो है पानी ही मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह जल जो है, हमारे लिए यह जल कितना दुर्लभ है और कितना महत्व का है। साथियों, यहाँ यह प्रश्न भी है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे के बीच शहरों में जल संकट का समाधान कैसे हो। और यह सर्वविदित है कि मानसून पर भारत की भारी निर्भरता है। लेकिन यह जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से और अनिश्चित होता जा रहा है। इससे भी आने वाले वक्त में पानी का संकट और बढ़ सकता है। और इसमें दो राय नहीं कि शहरों में स्वच्छ और लगातार जलापूर्ति के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति के साथ साथ जल प्रबंधन को लेकर स्पष्ट नीतियां बनाने की आज जरूरत है। ऐसी नीतियां जो सटीक आंकड़ों पर आधारित हों और जिसमें सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी जो है भागीदारी सुनिश्चित हो। हमने हाल में देखा कि सूखे नल और रोजमर्रा के कामों के लिए जो है बोतल बंद पानी पर निर्भरता अब बेंगलुरु जैसे शहरों की एक प्रकार से हकीकत बन गई है। और दुनिया भर में भारत के IT पावर हाउस के तौर पर मशहूर जो बेंगलुरु है, वहाँ पर पैदा हुए जल संकट ने शहर के अन्य शहरों के लिए भी भविष्य में जल संकट की समस्या को के सवाल जो है, जल संकट की समस्या का एक कहें कि उसका खतरा जो है सामने ला दिया है। साथियों, यूं तो भारत में गर्मियों के आगमन के साथ ही जल संकट की भी शुरुआत होती है। लेकिन इस बार हमने देखा कि फरवरी में ही बेंगलुरु में पानी की किल्लत जो है सामने आ गई।
लेकिन यह सिर्फ एक शहर के ही हालात नहीं हैं। मुंबई और चेन्नई जैसे शहर भी जल संकट से अछूते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अगर जल्दी ही कोई निर्णायक कदम या कहें कि उपाय नहीं उठाए गए तो पानी की कमी से शहरी स्वास्थ्य है, सुरक्षा है और स्वच्छता की पूरी व्यवस्था के चरमराने की पूरी आशंका है। यहाँ पर पेयजल संकट के बारे में नीति आयोग की जो 2018 में रिपोर्ट आई थी, उसका उल्लेख करना भी उचित होगा, जिसमें बताया गया था कि देश अपने इतिहास के सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है और करीब 60 करोड़ लोगों में पानी की कमी को लेकर तनाव है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने यह भी खुलासा किया था कि देश में लगभग 70%, 70% जो पानी है वह दूषित है। रिपोर्ट में पानी की गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत को 120वें स्थान पर रखा गया था। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत में जल संकट के तो वैसे तो अनेकों कारण जिम्मेदार हैं, लेकिन दो मुख्य कारण यहाँ पर हम उसका उल्लेख करना चाहेंगे। पहला कारण है पानी की कमी और दूसरा पानी का कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट। साथियों, यह भी सच्चाई है कि तेजी से होते शहरीकरण में भी पानी की मांग और आपूर्ति की समस्या जो है उसको बढ़ावा मिला है। और भारत की जनसंख्या के 2050 तक 160 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान भी लगाया गया है। और इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता और आने वाले समय में कम हो जाएगी। गगनचुंबी इमारतों की बढ़ती संख्या और दूसरे निर्माण कार्यों और गाड़ियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी ने शहरों में हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ा दिया है। यहाँ पर हीट आइलैंड इफेक्ट की जब हम उल्लेख कर रहे हैं तो यह उस स्थिति को कहा जाता है जब आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों का तापमान जो है ज़्यादा होने लगता है। और इसने भी जल संकट को बढ़ाया है, क्योंकि पानी पैदा होने के लिए, जैसा आप जानते हैं कि ठंडा तापमान होना चाहिए। मौजूदा स्थिति को अगर हम देखें तो 140 करोड़ की जो आबादी है भारत में अभी, उसमें करीब 60 करोड़ जो हैं भारतीय जल संकट का सामना कर रहे हैं। और यही नहीं, हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत जो है पानी की कमी की वजह से हो रही है। और 2050 तक पानी की मांग, इसकी आपूर्ति में भारी असंतुलन, पानी की मांग और इसकी आपूर्ति में भारी असंतुलन पैदा होने से यह स्थिति और भयावह होने वाली है। आबादी का दबाव भी हम देखें जल संकट में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण है। भारत की, दुनिया की जो है 28% आबादी भारत में रहती है, लेकिन जल संसाधन केवल 4% ही है। भारत की जनसंख्या जो अभी है वह विश्व में सर्वाधिक है, मतलब यानी चीन को पीछे छोड़कर भारत जो है आबादी के लिहाज से नंबर 1 बना है। और 2050 तक जनसंख्या जो है इसमें और बढ़ोतरी होगी। और देश में औसत वर्षा 1100 मिलीमीटर होती है, जिसमें से अगर हम देखें 3/4 जो है 3 महीने की छोटी अवधि में ही होती है। देश के विभिन्न भागों में बारिश का अगर हम अनुपात देखें तो उसमें भी बड़ा अंतर है। एक और राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में मात्र 150 मिलीमीटर बारिश होती है, और जबकि पूर्वोत्तर में यह 2500 मिलीमीटर है। साथियों, तापमान में हो रही वृद्धि तथा वैश्विक और क्षेत्रीय वर्षा पैटर्न स्थिति में परिवर्तन के कारण जो है खाद्य सुरक्षा है, मानव स्वास्थ्य है और समग्र कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यही नहीं, भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक दोहन करता है, और यह मात्रा विश्व के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े भूजल दोहनकर्ता यानी चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त दोहन से भी अधिक है। हालांकि भूजल का केवल 8% ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है, और शेष 80% भाग सिंचाई में और 12% भाग जो है उद्योगों द्वारा उपयोग इसका किया जाता है।
जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज के लिए यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथियों, नीति आयोग के संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के मुताबिक पानी के संकट को लेकर भारत अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जैसा मैंने पहले उल्लेख किया। और इस समय अगर हम स्थिति देखें तो करीब 21 भारतीय शहरों में भूजल का स्तर जो है बहुत गिर चुका है। इसलिए भारत में जल प्रबंधन को जलवायु परिवर्तन की चिंताओं से जोड़ना बहुत जरूरी है। और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में नगर निकायों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि विकास परियोजनाएं बनाते वक्त वो इस बात का ध्यान रखें कि जल प्रबंधन की स्थिति बेहतर हो। हालांकि सरकार की ओर से शहरों के कायाकल्प के लिए अटल मिशन अमृत और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY और जल शक्ति अभियान और राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन में सुधार जैसी प्रमुख योजनाओं में पानी की जो आपूर्ति है उसको बढ़ाने की के लिए प्राथमिकता देने की बात कही गई है। जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर 2019 में भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था और इसके तहत व्यवस्था की गई थी कि अब घर घर बिजली के बाद हर घर पीने का पानी भी पहुंचेगा। वर्ष 2024 तक हर घर तक पीने के पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें हम देख रहे हैं कि प्रगति बहुत अच्छी है। नदियों को जोड़ने की योजनाएं भी अभी बनाई जा रही हैं और निसंदेह इससे पेयजल के साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था पर भी ध्यान देना संभव हुआ है। साथियों, राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय जल मिशन जो बनाया गया है उसने 2020 और 2021 में कैच द रेन टैगलाइन के साथ कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल अभियान शुरू किया ताकि राज्यों और सभी हितधारकों को वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके, यानी जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके। लेकिन साथियों, यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि जल अभी जो है राज्य का विषय है और केंद्र सरकार की स्थिति यहाँ पर एक उत्प्रेरक के बतौर है जो राज्य सरकारों को उनके जल संरक्षण एवं रिचार्ज के प्रयासों में मदद करता है। और इसमें तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग में राज्यों को सहायता प्रदान करना भी शामिल है। इसलिए सरकार को चाहिए कि राज्यों से विचार विमर्श के बाद तुरंत ऐसी राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया जाए जो भारत में भूजल के अत्यधिक दोहन और जल के बंटवारे से संबंधित जो विवाद हैं और जल को लेकर जो पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएं हैं उनका समाधान जो है प्रस्तुत कर सके। इसके अलावा सरकार को यह भी चाहिए कि वह पानी की लगातार आपूर्ति के लिए जमीनी स्तर पर जल प्रबंधन को लेकर उस दिशा में काम हो और जल प्रबंधन से जुड़ी भारत में जो अलग अलग संस्थाएं हैं जैसे जलापूर्ति है, स्वच्छता है और दूषित पानी का ट्रीटमेंट, इन सभी जो हैं ये संस्थाएं जो हैं इनके बीच एक उचित तालमेल या समन्वय की जो है जरूरत है ताकि जल प्रबंधन की व्यापक और सतत चलने वाली जो रणनीति है उसको हम एक अमली जामा पहना सकें। राज्य सरकारों के पास पानी की उपलब्धता है, उसकी गुणवत्ता है और उपभोग के रुझान, इन तीनों चीज़ों पर यानी पानी की उपलब्धता है, उसकी गुणवत्ता और उपभोग के रुझान के आंकड़े जो हैं बराबर साथ में होने चाहिए। और इससे क्या होगा कि जल प्रबंधन की नीति बनाने, पानी का आवंटन करने और संकट के वक्त जो है सही उसका रेस्पॉन्स देने में जो है मदद मिलेगी। साथियों, राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे भू-स्थानिक तकनीकी की स्थापना करें और GPS है, GIS है और रिमोट सेंसिंग जो तकनीकी है उसका भी इस्तेमाल करके
जल संकट का सटीक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और जल प्रबंधन के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने में सैटेलाइट इमेज और आईओटी सेंसर्स जैसी तकनीकी मदद की भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यहाँ यह उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि जल प्रबंधन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी को उसी प्रकार बढ़ावा मिलना चाहिए जिस प्रकार अभी शहरी विकास और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में पीपीपी व्यवस्था जो है मौजूद है। साथियों, यहाँ पर हम सिंगापुर के जल प्रबंधन नीति से भी प्रेरणा ले सकते हैं, जहाँ जल स्तर में सुधार और रिसाइकलिंग के काम में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और इसमें दो राय नहीं कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए भूजल है, झीलों और तालाबों को रिचार्ज करने के लिए बारिश के पानी का संचयन करना बहुत जरूरी है। सिंगापुर जैसे सबसे आधुनिक शहर में भी जो है वर्षा जल संचयन की प्रैक्टिस, वो भी ये वर्षा जल संचयन की प्रैक्टिस करते हैं, यानी इस प्रक्रिया को वहाँ पर अपनाते हैं। और सिंगापुर की लगभग आधी भूमि का उपयोग जो है बारिश के पानी को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। इस तरह की पहल से बेंगलुरु जैसे शहर जो है पानी की कमी की समस्या को काफी हद तक हल कर सकते हैं। नामीबिया में विंड होक है और सिंगापुर जैसे शहरों ने सीवेज के दूषित जल को बेहतर आधुनिक तरीके से ट्रीट करने में सफलता पाई है और इसका पेयजल के रूप में वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। भारत में भी चेन्नई जैसे शहरों में औद्योगिक उपयोग के लिए पानी को ट्रीट किया जा रहा है और इसलिए आवश्यकता है कि इसे पूरे देश में तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए। साथियों, इस प्रकार भारत के जल संकट को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सरकार है, समुदाय और व्यक्तियों को मिलकर प्रयास करना होगा जो देश में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही जल संसाधनों के कुशल उपयोग और प्रबंधन में भी अपने को फोकस करें। वर्षा जल संचयन वर्षा जल संचयन है, दूषित जल का ट्रीटमेंट है और कुशल कृषि पद्धति है और तर्क संगत जल मूल्य निर्धारण जैसे तरीकों को अपनाने की भी आज दरकार है। साथियों, कृषि में भारत के 80% कृषि में जो है पानी का 80% उपयोग होता है। इसलिए सटीक कृषि है, हाइड्रोपोनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पैदावार को बनाए रखते हुए इसकी खपत घटाई जा सकती है। इसके अलावा बहुफसल और गैर रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग जैसे शून्य बजट प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से भी जल संरक्षण में हमें मदद मिल सकती है। साथियों, भारत में पानी चूंकि लगभग मुफ्त है, इसलिए हमें पानी की कीमत समझनी होगी। और यह एक सामान्य सी बात है कि जब कोई चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है तो हम उसकी कीमत जो है नहीं समझते। समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए समय समय पर संगोष्ठी एवं सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। यहाँ पर हमें दक्षिण अफ्रीका का के मॉडल पर भी गौर करना होगा। वहाँ एक तय राशि का पानी जो है मुफ्त दिया जाता है और लेकिन इससे अधिक इस्तेमाल करने पर वहाँ पर शुल्क वसूला जाता है। गांव में जल संरक्षण की परंपरागत प्रणाली में विशेष बल देने के साथ ही गांव में जल बजटिंग और जल ऑडिटिंग की भी स्पष्ट रूपरेखा बनाने की आज जरूरत है और प्रत्येक क्षेत्र में एक जल बैंक स्थापित करना आवश्यक है। यहाँ पर हम केंद्र सरकार के 24 अप्रैल 2022 के मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य जो है उसका भी उल्लेख करना चाहेंगे, जिसके तहत देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जलाशयों को फिर से सक्रिय करना है। और मिशन के अंतर्गत जो है 2023 तक
50,000 अमृत सरोवर बनाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और जो पूरा कर लिया गया है। साथियों, इस प्रकार देश के परंपरागत जल संरक्षण उपायों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज नल या हैंडपंप, नलकूप या पाइपलाइन, ये सब गांव में ज्यादा नजर आ रहे हैं। पर जिस भूजल से, तालाब या झरने से इन्हें पानी मिलता है, यदि उनमें ही पानी कम होने लगे तो फिर गांव में इनकी क्या उपयोगिता रहेगी, यह यहाँ पर विचार का विषय है। हमने यह भी देखा है कि पिछले लगभग 10-15 वर्षों में हमारे देश में भूजल स्तर में बहुत तेजी से गिरावट आई है, जैसा मैंने ऊपर भी उल्लेख किया है। इसलिए आज हमें सार्थक जल नियोजन की जरूरत है, जो न केवल जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, बल्कि हर व्यक्ति की प्यास भी बुझाए। आज औद्योगिक प्रदूषण है, और कृषि रसायनों का उपयोग है, फसल चक्र में बदलाव, खनन, ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जिनका पेयजल की उपलब्धि पर जो है असर पड़ रहा है। जल संग्रहण और संरक्षण के विभिन्न तौर तरीके देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर जहां पानी की कमी है, ऐसे क्षेत्रों में सदियों के अनुभव से विकसित किए गए हैं, और ये अनमोल विरासत है जिनकी उपेक्षा करके हम पेयजल संकट का जो है समाधान करने में सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें उन सदियों का जो वो अनुभव है, जो हमारी अनमोल विरासत है, उसको हमें बचाए रखने की जरूरत है। और यह भी सच है कि बदलती परिस्थितियों में कई जगहों पर तरह तरह की नई तकनीक की जरूरत होती है, लेकिन इन सब के बीच सामंजस्य बनाने में हमें सुविधा होगी यदि पेयजल योजनाएं बनाने में और उनको कार्यान्वित करने में हम स्थानीय लोगों की भागीदारी को लें। यानी स्थानीय लोगों की भागीदारी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकती है, उनका अनुभव यहाँ पर काम आ सकता है। इसलिए उनका जो है सहयोग लेना भी जल संकट के जल संकट की समस्या के समाधान में बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। तो साथियों, ये मेरा आज का विषय था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया। अपनी टिप्पणी अवश्य दें, लाइक, डिसलाइक, पसंद नापसंद, जो भी आप देना चाहें, मैं बराबर उसका स्वागत करता हूँ। और जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है अपनी किताबों का लिंक दे रहा हूँ, और उसमें मेरी सारी किताबें उपलब्ध हैं। यदि समय मिले और आप उनका अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं, और मुझे आशा है कि उनके अध्ययन से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार हमेशा करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार नमस्कार।